तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरा नाम आप लोग जानते हैं। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम कल सूचना दे दिए थे कि आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसमें टोटल 8 अध्याय थे। ऐसा आप लोग जानते हैं, अगर आप हमारा पीछा का वीडियो देखे होंगे तो आपको हम उसमें विस्तार पूर्वक बताए थे, और आपको हम तीसरे चैप्टर का और चौथे चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न भी आपको दिए थे पढ़ने के लिए, तो आप लोग उसको पढ़ लिए होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का आपको हम हो सकता है को आपको पढ़ा दें, या आपको हो सकता है कि आपको पीडीएफ मिल सकता है उसका। अगर पीडीएफ लीजिएगा तो जरूर हमको कहिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है आखिर पहला चैप्टर में। आप इससे बेफिक्र रहिए कि समझाना कैसे है। समझाने पर हम समझा देंगे आपको, लेकिन समझने के लिए आप तैयार रहिएगा। आखिर आप तैयार रहिएगा तो अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा तो उससे हमको भी अच्छा लगेगा कि नए बच्चा पढ़ रहा है, और हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि नए हम और इससे बेहतर आपको दे सकें। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपने कामों की ओर लौटते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आज हमें क्या पढ़ना है। ध्यान से देखिए हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। तो इतिहास में जो है कुल 8 अध्याय हैं। इसी 8 अध्याय में से आज हम लोग पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहले अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग पढ़ते थे कि आप में टोटल 8 अध्याय हैं, और 8 अध्याय जो है उसमें से मतलब हमको अगर कहे ना, इस 8 अध्याय में से सब अध्याय अलग अलग देश के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन हमको अगर कहिएगा पढ़ाने में कौन सा चैप्टर बढ़िया लगता है, तो ये वो चौथा चैप्टर है जिसमें हमको अपने देश मतलब अपने देश की स्वतंत्रता की कहानी पढ़नी होती है। जिसमें भारत में राष्ट्रवाद आप लोग पढ़ते हैं, तो आप उसमें जो है इसमें बहुत सारे आंदोलन होते हैं। किस तरह जो थे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, यह सब जो थे कितना आंदोलन किए और हमारे देश भारत को स्वतंत्रता की आजादी दिलाए। तो चलिए आप लोग इतना तो आप हमको अगर पढ़ाने में अगर कोई चैप्टर बढ़िया लगता है तो वो चौथा चैप्टर है। अगर आप उसको बढ़िया से पढ़िएगा ना तो आप देखिएगा कि किस तरह अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर अत्याचार किया। तो आप लोग उसको एक बार होगा तो आपको हम पढ़ा देंगे एक बार बढ़िया से, लेकिन अभी समय बहुत कम है। अब हमको तैयारी बहुत ज्यादा करवाना है। तो आप लोग देखिएगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो बताएं, आज हम लोग इसी 8 अध्याय में से पहला अध्याय का आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव जानेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, एमसीक्यू जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और याद होगा, जरूर याद होगा, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा तभी याद होगा। तो आप लोग तैयार हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए देखिएगा, पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है कि इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं या महादेश में आते हैं। तो देखिए अगर आप लोग पढ़िएगा ना तो जो है महादेश की संख्या जो टोटल 7 होती है, और 7 में से 6ठे नंबर पर आता है यूरोप महादेश, और पहले पे आता है एशिया महादेश। यह सब जो है टोटल 7 महादेश हैं, और इसी 7 महादेश में से यूरोप जो है वह 6ठे स्थान पर आता है। तो वही कह रहा है कि इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं या में आते हैं, तो कहिएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्या बताइएगा, पहला प्रश्न, इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं या महादेश में आते हैं, तो कहिएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। पहला बात क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न है कि कार्बोनारी संगठन किसने बनवाया। कार्बोनारी संगठन किसने बनवाया। देखिए 3 संगठन जो था वह बनाया था मेजनी ने। पहला कार्बोनारी संगठन बनाया था, वो बनाया था 1820 ईस्वी में मेजनी के द्वारा। फिर उन्होंने 11 साल बाद 1831 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संगठन बनाया, और 1834 ईस्वी में यंग इटली नामक संगठन बनाया था मेजनी ने। तो 3 संगठन बनाया था मेजनी ने। तो देखिए
ये जो है कार्बोनारी संगठन किसने बनवाया? कार्बोनारी संगठन 1820 ईस्वी में बनाया गया। तो कार्बोनारी संगठन किसने बनवाया था? तो कहेगा मेजनी ने। पूछेंगे रे बताओ यंग यूरोप नामक संगठन कब बनाया? कहना 1831 ईस्वी में। पूछेंगे रे बताओ यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो 1800 मेजनी ने बनवाया था 1834 ईस्वी में। देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको बता दिए। आइए तीसरा यही बताएं कि यंग यूरोप नामक जो संगठन है वो किसने बनाया? तो मेजनी ने। किसने बनाया? मेजनी ने। यंग यूरोप नामक संगठन किसने बनाया? तो मेजनी ने। 3 प्रश्न क्लियर हुआ। आइए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? इंग्लैंड एवं जर्मनी के विरुद्ध कौन देश था? इटली और एवं जर्मनी के विरुद्ध में कौन देश आते हैं? तो कहिएगा ऑस्ट्रिया। देखिए ये जो ऑस्ट्रिया था यह इंग्लैंड और जर्मनी के विरुद्ध आता था। इन दोनों का जब एकीकरण का बारी आता था तो ये जो ऑस्ट्रिया था इन दोनों के एकीकरण के बीच हस्तक्षेप कर देता था। कौन? ऑस्ट्रिया। और उस समय जो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख थे। कौन थे? मेटरनिख थे। जब भी इंग्लैंड और जर्मनी एकीकरण करना चाहता था, अपना एकीकरण करना चाहता था, तो उसमें ऑस्ट्रिया जो था वह हस्तक्षेप कर देता था। मतलब उसमें न देखते हैं अगर दो के बीच लड़ाई होता है तो न कहता है तेसरो मतलब टेंग लड़ेल को। तो वही कह रहा है कि जब भी ये दोनों एकीकरण करने जाता था ना तो ये जो था ना ऑस्ट्रिया या इन दोनों के एकीकरण में विरुद्ध चल जाता था, मतलब हस्तक्षेप कर देता था। कौन? ऑस्ट्रिया। बात क्लियर है? 4 प्रश्न क्लियर हुआ। आइए चौथा कह रहा है कि गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था वह पैसे से क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी जो था वह एक नाविक था। अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा ना तो गैरिबाल्डी जो था एक नाविक था। और यह गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? आपसे प्रश्न पूछेगा कि गैरिबाल्डी जो था वह पैसे से क्या था? कहिएगा नाविक था, नाव चलाता था। कौन? गैरिबाल्डी। और यह जो था ऐसा व्यक्ति था इन्होंने अपने नाव चलाते चलाते बहुत सारे व्यक्तियों को भी इन्होंने रोजगार दिया। किसने? गैरिबाल्डी ने। और इन्होंने इटली के एकीकरण में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गैरिबाल्डी ने निभाई है। बात क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। देखिए जब था ना, आप लोग मेटरनिख क्योंकि आप पढ़िएगा ना तो उसमें देखिएगा कि जो जब ऑस्ट्रिया था जो वहां पे जितने भी विरोधी देश थे तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसके खिलाफ बहुत सारा षड्यंत्र रचा। मेटरनिख के रचा ने तो उसके जितने भी विरोधी देश थे उसके खिलाफ मतलब उनको सभी को इकट्ठा किया और 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन भी हुआ था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। आइए 7वां प्रश्न है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो देखिए प्रश्न यही है कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर इमैनुअल जो थे वह इटली के राजा थे। तो वह इटली के क्या थे? राजा थे। तो विक्टर इमैनुअल जो थे वह काउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त किया था। किसने? विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल। बात क्लियर हुआ? आइए अगला है कि जालबेरिन जो है वह जालबेरिन एक संस्था है। जालबेरिन किसकी संस्था है? आपसे प्रश्न आएगा। जालबेरिन एक संस्था है, किसकी संस्था है? एक ऑप्शन रहेगा व्यापारियों की, एक ऑप्शन रहेगा घोड़ों की, एक ऑप्शन रहेगा हाथी की और एक ऑप्शन रहेगा कि इनमें से सभी। तो आप लोग किसमें टिक करिएगा? व्यापारियों की। जालबेरिन जो है व्यापारियों की संस्था है। जालबेरिन जो है वह किसकी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है। बात क्लियर है? 9वां प्रश्न देखिएगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? जब देखिएगा आप लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़िएगा ना तो उसमें जो एक ऐसा मात्र व्यक्ति था जिन्होंने अपने दम पर जर्मनी का एकीकरण किया जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क जो थे वह अपने अकेले दम पर जर्मनी का एकीकरण किया और सेडोवा युद्ध में भी किस तरह हराया उसकी नीति बहुत अच्छी थी। और उन्होंने उन्होंने जो था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। किसने? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का क्या किया? अवलंबन किया बिस्मार्क ने। बात क्लियर है? अगला प्रश्न आता है कि फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में हुई। 10वां प्रश्न क्लियर हो गया। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? आप लोगों को याद होगा कि यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
बात तो यूरोप का अमीर किसको कहा जाता है? तुर्की को। अगला है कि सेडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिए सेडोवा को जो युद्ध है वह दो देशों के बीच हुआ था, एक प्रसा और एक ऑस्ट्रिया। लेकिन पूछा कि सेडोन का युद्ध किन देशों के साथ हुआ था? एगो प्रसा और एगो फ्रांस। कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था सेडोवा का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद इटली का जो जर्मनी का जो है 2/3 जो एकीकरण हो गया था। किसके? सेडोवा का युद्ध जब हुआ था तो प्रसा और जब ऑस्ट्रिया का जब युद्ध हुआ तो उसमें जर्मनी का 2/3 एकीकरण हो गया। 2/3 एकीकरण किसका हो गया? जर्मनी का। सेडोन युद्ध पूछेगा किन दो देशों के बीच हुआ? तो कहिएगा सेडोन युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। बात क्लियर है? आइए अगला है कि वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। 13वां प्रश्न भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। अगला है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? तो आपको बताए थे यहाँ पर जब बता रहे थे तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? नूरे मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। 14वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। आज ये 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मेटरनिक का पतन कब हुआ? मतलब मेटरनिक जो था यह जो था अपना जब सभा बुलाया 1815 ईस्वी में वियना में, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसी वियना में 1815 ईस्वी में एगो सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन से मेटरनिक की जो पावर थी वह आगे बढ़ने लगी और 1848 ईस्वी तक का रहा। तो यही कह रहा है कि मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो 1848 में। बात क्लियर है? अगला है कि सेडोन युद्ध कब हुआ? सेडोन युद्ध कब हुआ? अभी बताए सेडोन युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में। और सेडोवा युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। सेडोन युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। बात क्लियर है? अब अगला आता है कि यूनान जो है वह कब स्वतंत्र हुआ? यूनान जो है कब स्वतंत्र हुआ? तो 1832 ईस्वी में यूनान जो था वह स्वतंत्र हो गया और फिर से वहां का एक नया शासक बना जिसका नाम था ओटो। ओटो जो था वह बवेरिया का पहले से ही शासक था। बवेरिया का शासक कौन था? ओटो। और ये ओटो जो था यूनान जब स्वतंत्र हो गया तो वहां का राजा किसको बनाया गया? ओटो को। और बिहार और यूनान जो है कब स्वतंत्र हुआ? 1832 ईस्वी में। 17वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं कि इंडिया नोपुल की संधि कब हुई? इंडिया नोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 ईस्वी में। यूनान स्वतंत्र हुआ तो 1829 ईस्वी में इंडिया नोपुल। देखिए 18वां नंबर प्रश्न देख लिया, इंडिया नोपुल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी में। 19वां नंबर प्रश्न आता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने अपने अकेले दम पर जर्मनी का एकीकरण किया था। बात क्लियर है? 20वां नंबर प्रश्न है कि पोलैंड का आंदोलन कब हुआ? पोलैंड का जो आंदोलन था यह पोलैंड का एकीकरण कब हुआ? तो कहिएगा 1863 ईस्वी में। पोलैंड का एकीकरण कब हुआ? 1863 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने देखा तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद।